नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सर्दी के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन। अरहर की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण है जरूरी। प्रदेश में इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में मुर्गियां और चूजे ठंडे वातावरण से जल्द तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है। इसलिए सर्दी के मौसम में इनकी देखभाल करने की अधिक जरूरत होती है। तो आप कैसे करें मुर्गियों और चूजों का आवास और आहार प्रबंधन? आइए जानते हैं जिला भोपाल के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव से। आज चर्चा करते हैं कि मुर्गी पालन में हम खासतौर से सर्दियों का जो मौसम अभी धीरे धीरे सर्दियां आ रही हैं, तो इस ऋतु में हम अपने मुर्गियों का कैसे ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उत्पादन लें, वो बीमार न पड़ें, इस तरह की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। तो हमको आहार, आवास और साथ में स्वास्थ्य प्रबंधन, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आज सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। सेट के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया होना चाहिए। चूजे आने से पहले लीटर की 3-4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछाना आवश्यक है। लीटर पूरा नया होना चाहिए एवं उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। बुरादा या लीटर के लिए आप लकड़ी का पाउडर, मूंगफली का छिलका या धान का छिलका का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। दाने और पानी के बर्तन आप मैनुअल या ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रबंधन के लिए हमको सबसे प्रमुख जो बातें ध्यान में रखनी है वो ये कि सीधी जो शीत लहर है वह पक्षियों को प्रभावित न करे, किंतु हम ये भी ध्यान रखें कि पूरी तरह से पोल्ट्री स्टेट को पैक भी न करें। नहीं तो जो अमोनिया इकट्ठा होता है, आप जानते ही हैं कि मुर्गियां एक ही स्थल पर ज़्यादा समय रहती हैं, वहीं पर बीट करती हैं, उनका मूत्र भी इकट्ठा होता है, तो उनकी वजह से अमोनिया पैदा होती है। अमोनिया की वजह से जो बहुत ही इरिटेंट नेचर की होती है, उसकी आंखों में दिक्कत होगी, जो सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन है वह डैमेज होंगी और श्वास संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपका वेंटिलेशन अच्छा हो, टेम्परेचर रेगुलेशन अच्छा हो। इस माह में चूजा का घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5-5 डिग्री तापमान कम करते हुए ब्रूडर का तापमान उतना देर तक चाहिए। चूजे ठंड से बचे और उन्हें ठंड ना लगे। सामान्यतः ब्रूडर का तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। किसी भी पॉलिथीन से छोटे गोल सेट को ढक कर रख सकते हैं। आप बाहरी दीवार है उसमें आपको पर्दे लगाने हैं। पर्दे इस तरह से लगाएं। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो फीड के बोरे आते हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल करें, लेकिन उसके
बाहर तरफ आपको एक और एक्स्ट्रा लेयर की इसकी पॉलीथीन शीट की लगानी पड़ेगी, ताकि बहुत ही तेज ठंड खास तौर से नवंबर के आखिरी से शुरू होकर के जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते तक रहती है। उस समय हम अपने मुर्गियों को ठंड से बचा पाएँ। इसके अतिरिक्त जो ऐसा जगह जो कि सूर्य प्रकाश के सीधे कांटेक्ट में आता है, उसमें आप ऐसी व्यवस्था करें कि वो दिन के समय आप खोल सकें, ताकि सूर्य की किरणें अंदर जा सकें, ताकि बीट की वजह से जो नमी इकट्ठी होती है, जो बिछावन है वह सूखता रहे। आप समय समय पर उसको अलटते पलटते रहें ताकि वह नेचुरल तरीके से सूखता रहे, क्योंकि गीला जो लिटर है वह हमेशा नुकसानदायक होता है हमारी मुर्गियों के लिए। तो आपको हमेशा अपने शेड में ऐसा करना चाहिए कि कम से कम 12 घंटे की लाइट आप प्रयास करें कि नेचुरल लाइट हो, उसमें से लगभग 6 से 8 घंटे की सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश करती रहें। तो आपका लिटर या बिछावन जिसको कहते हैं वह सूखता भी रहेगा, और साथ में जो ये अपने आप में निर्जंतुकरण की प्रक्रिया है, उससे जो है बैक्टीरियल लोड भी आपके शेड में कम होता जाएगा। और जब धूप निकल जाती है तो आप पर्दा लगा दें, ताकि सने सने अंदर की गर्मी जो है अंदर रहे। आप एक बात का और ध्यान रखें कि जो बिछावन है साधारण तौर पर हम लगभग 4 इंच का मोटाई का रखते हैं, लेकिन ठंड के समय यह 6 इंच के आसपास रख दें, ताकि नीचे से एक बेडिंग का काम करे, हीट रेगुलेशन का काम करे, हीट डायरेक्ट टच में नहीं आएगी मुर्गियों के, तो वह ज़्यादा स्वस्थ रहेंगी और जो शीत ऋतु के विपरीत प्रभाव हैं उनसे बची रहेंगी। मुर्गी पालन से मुनाफा लेना है तो उसके आहार का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस व्यवसाय में 3 तरह के आहार होते हैं। आपको 24 घंटे के बाद मक्के का टुकड़ा उनको देना चाहिए, पेपर प्लेट्स में, या फिर सीधे जो आप बिछावन में जो अखबार वाला कागज बिछाया है उसके ऊपर डाल सकते हैं। प्री स्टार्टर जो 0 डे से, जैसे ही मुर्गी का चूजा हमारे फार्म में आया वहाँ से स्टार्ट होके 10वें दिन तक, और 11वें से 21वें दिन तक स्टार्टर, और 21वें दिन से लेके जब मुर्गी जो है ब्रॉयलर फार्म से निकल के जो मार्केट जाता है तब तक के उसमें हम उसको फिनिशर राशन बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि प्री स्टार्टर राशन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दी जाती है, लगभग 22-23% तक। फिर उसके बाद जो स्टार्टर राशन है उसमें प्रोटीन की मात्रा घट के लगभग 21-21.5 तक आ जाती है प्रतिशत में, और फिनिशर राशन में और भी कम होकर लगभग 20%। लेकिन एनर्जी वैल्यू जो है ज़्यादा आपकी जो बड़ी मुर्गियां हैं उनमें और छोटी मुर्गियों में उसी के हिसाब से कम होता है। जैसे ही 5 से 7 दिन का होता है उनमें रानीखेत का पहला टीका लगेगा, वह नाक एवं आँख के छिद्र में 1-1 ड्रॉप देके हम देते हैं। 14वें दिन गम्मोरो बीमारी का जो टीका है वो पानी के माध्यम से, और जो 25वें या 26वें दिन आपको रानीखेत का एक दूसरा टीका आप पानी के माध्यम से देंगे। जैसे ही आप 25वें 26वें दिन वैक्सीन करेंगे, उसी दौरान पर प्री स्टार्टर से आपको स्टार्टर राशन में स्विच करना है, ताकि उनमें ग्रोथ और फास्ट होने लगे। आप बताई हुई जानकारी के अनुसार आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन अपनी मुर्गियों का करते रहेंगे, खासतौर से इन विपरीत मौसम में जो कि मुर्गियों के लिए कभी कभी अतिरिक्त दबाव डालते हैं, उनके प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। तो मेरे ख्याल से इन उपायों से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी ईवीएम में बंद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
अरहर की खेती प्रदेश के सभी क्षेत्रों में की जाती है और किसान इसकी फसल लगाकर अच्छा लाभ भी कमाते हैं। लेकिन इस समय मौसम बदलाव के कारण फसल में कीट और रोगों के प्रकोप का खतरा अधिक बढ़ जाता है, जिससे अरहर के उत्पादन में कमी हो सकती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए अरहर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण की जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ आयुष सिंह परिहार। आज आपके सामने अरहर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे किसान भाइयों, आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों ने अभी अरहर बोई हुई है और इसमें कई रोग और कीट भी अटैक करते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत बर्बाद हो जाती है और कभी कभार हमें मुनाफे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अरहर में पहला रोग लगने की। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला रोग होता है उकठा रोग। इसका मुख्य कारण होता है फ्यूजेमिया, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो कि बार बार फसल लेने के कारण उत्पादित हो जाता है। अब ये फसल में धीरे धीरे करके पेड़ों की जड़ों को खाना चालू करता है। इसमें जड़ें हरे डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं और पेड़ मुरझा जाता है, सफ़ेद और काली लकीरें बन जाती हैं। पौधा इसमें पनप नहीं पाता है और निढाल हो जाता है और इसकी जो जड़ें रहती हैं वो सब गलने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा सूख कर मुरझा कर टूटने लगता है। तो किसान भाइयों, इससे सबसे पहले बचने का सबसे अच्छा और किफ़ायती और आसान तरीका ये होता है, जो उकठा रोग का जो पौधा होता है उसको ज़मीन से मट्टी सहित उखाड़ के और कहीं दूर ले जाके, जहाँ आपका खेत नहीं हो, वहाँ उसको अच्छी तरीके से जला दो ताकि ये फंगस दूसरे पौधे को इन्फेक्ट ना करे। अगर ये पौधा अगर दूसरे बाजू वाले स्वस्थ पौधे के बाजू में रहेगा तो ये स्वस्थ पौधा भी खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा हर बार ध्यान रख के करते रहना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पत्ती धब्बा रोग के बारे में। तो पत्ती धब्बा रोग जो होता है उसके अंदर पत्तियों के ऊपर पीले रंग के धब्बे आने लगते हैं, कभी कभार काले रंग के आते हैं। कलर जो होता है वो निर्धारित नहीं रहता है, पर हरा तो कभी नहीं होगा क्योंकि जो फसल रहती है वो सूखती चली जाती है। ये रोग भी फसल को सुखाने वाला ही रहता है। इसमें भी मृदा का न्यूट्रिशन चला जाता है और फसल के अंदर पानी ऊपर चढ़ना कम कर देता है। धीरे धीरे ये भी पेड़ सूखता चला जाता है। इससे बचने के लिए होडोप्लस जिनेवा का प्रयोग करेंगे और 1:1 रेशियो रख के ही इसका यूटिलाइज करेंगे। इससे हमारे जो फसल है उसके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पूर जाएगा और फसल सूखेगी नहीं। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फली भेदक मक्खी की। तो फली भेदक मक्खी जो होती है वो अक्सर उन्हीं लोगों के पास अटैक करती है जिनके पास मवेशियों होते हैं और ये मवेशियों के थ्रू आती है। इसे जंगली मक्खी के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रभावशाली इस प्रकार होती है कि जब ये फसलों के ऊपर आती है तो बैठती है तो ये अपने लार्वा को साथ छोड़ के चली जाती है। तो ये लार्वा जो होते हैं
वो पनपते हैं उसके ऊपर, और जो अपने जो दाल रहती है उसको वो खाना चालू कर देते हैं। और ये ज़्यादातर क्लोरोफिल को ही खाते हैं। और इससे बचने का एक सबसे अच्छा सुझाव होता है कि हम 0.5% एंडोसल्फेट का यूटिलाइज़ करेंगे 35 सीसी का, और इसको प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको पूरे फसल के ऊपर छिड़क देंगे, और ये हमारी फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचा लेगा। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पोट बोरर की। ये कीड़ा पूरी फसल के अंदर लगता है, और ये जब बरसात का सीज़न होता है तब असर करता है, और ये फसल की जो फलियां रहती हैं उसको खाता है। जब ये फसल की फलियों को खाता है तो फलियों का आकार भी बदलने लगता है। इसको सबसे अच्छी तरीके से ख़त्म करने का तरीका होता है कि ये आपको अगर स्टार्टिंग में दिख रहा है तो हाथों से निकाल दीजिए। जो पोट बोरर होता है हम उसको पूर्ण रूपेण ख़त्म करने के लिए इंडोक्सा कार्ब का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 ml प्रति लीटर के ml से यूटिलाइज करके हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी ईवीएम में बंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार, RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीहोर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की दिशा उत्तर से पूर्व रहेगी। हवा की औसत गति सामान्य से 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रहेगी। दिन और रात्रि के तापमान में मामूली चढ़ाव उतार रहेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पहले बोई गई गेहूं की फसल अगर 20 से 21 दिन की हो गई हो तब इस अवस्था पर पहली सिंचाई करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण वातावरण गर्म, आर्द्रता और दिन के तापमान में गिरावट एवं रात्रि के ताप में बढ़ोतरी रहेगी। इस कारण फसलों में जड़ माहो और दीमक के प्रकोप होने का अनुमान है। इसमें जगह जगह चकत्ते में पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ प्रयोग करें, अथवा नियंत्रण के लिए 1.25 से 1.5 किलोग्राम क्लोरोपाइरीफास प्रति हेक्टेयर की दर से
100 से 150 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में भुरकाव कर सिंचाई करें। इस समय बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्में। अगर आपके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था है तो इन क्षेत्रों के लिए JW 1203, JW 1215 एवं JW 1215, HI 8759, HI 1544 का चयन करें। अगर एक या दो ही सिंचाई उपलब्ध हो उसके लिए JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531, HI 1544 आदि का चयन कर सकते हैं। असिंचित क्षेत्रों के लिए JW 3288, JW 3173 का चयन कर सकते हैं। चना और अन्य दलहनी फसलों में T या Y आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। फलदार पौधों को रोग और कीटों से बचाने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर और मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फल वृक्षों में कैंकर रोग की रोकथाम करें। इसकी रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 180 ग्राम 60 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हल्दी और अदरक की फसल में पर्ण धब्बा रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने से पहले और बाद में थनों को 1% पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे PP लोशन के नाम से भी जानते हैं, या आइडो4 घोल से धोएं। मुर्गी के चूजों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए F1 या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगवाएं। इस समय गौवंशी पशुओं में वायरस डिजीज लंपी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। इसमें त्वचा पर फफूंदी पड़कर टूटते हैं। लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में टीकाकरण करवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला सीहोर के किसान रूपराम ने। आप गाय भैंसों में खुरपका और मुंहपका रोग के रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो रूपराम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से
दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।